नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस पढ़ रहे थे और साइंस के अंदर अपने भौतिक विज्ञान शाखा को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत अपने 2 लेसन जो प्रारंभ में थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज करेंगे थर्ड लेसन का पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड लेसन के अंदर अपने पढ़ रहे थे बल और गति के नियम। दोस्तों, बल और गति के नियम पढ़ रहे थे, अपने चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है। बच्चों ध्यान देना, जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो एक चीज़ पर अवश्य ध्यान दें बच्चों, कि कभी भी अपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे होते हैं, चाहे अपने विज्ञान को पढ़ रहे हैं, चाहे अपने मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, चाहे अपने स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपना जो पढ़ने का प्रोसेस रहेगा वो हमेशा 0 से लेकर अपने बेसिक से लेकर हाई कंटेंट तक रहेगा। मीन्स 100% तक रहेगा, 0% से लेकर 100% तक अपने कंटेंट को शेयर करेंगे दोस्तों। नंबर दो बात हमेशा ये याद रखना दोस्तों, कि अपने विज्ञान के अंदर जितना भी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं परीक्षाओं के बेसिस पर, उन्हीं परीक्षाओं के आधार पर अपने कंटेंट पढ़ रहे हैं, न कि बिल्कुल ज़्यादा टफ जो 12th लेवल का है या BSc लेवल का है, न कि बिल्कुल ही ज़्यादा लो या 9th या 8th लेवल का है। अपने मीडियम लेवल का पढ़ रहे हैं ताकि आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मटेरियल उतना आ जाए, है ना दोस्तों। तो साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि जितना भी कंटेंट यहाँ लिखाया जाता है विज्ञान में उसको नोट करते रहें सरल भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य बात है कि अपने को चीज़ों को समझना है, रटने की बजाय विज्ञान को अपने समझना है अच्छे से। कि बल और गति के नियमों के अंदर अपनी व्याख्या कर रहे थे गति के नियमों की, जिसके अंतर्गत अपने न्यूटन के 3 गति के नियमों के बारे में चर्चा की थी। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा गया दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम या इसे बल का नियम भी कहा जाता है, वो आज पढ़ेंगे दोस्तों, और न्यूटन का तृतीय नियम जिसे क्रिया या प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष तौर पर अपने प्रथम नियम के बारे में चर्चा कर ली थी और अभी अपने पढ़ेंगे द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, या इसे बल का नियम भी कहते हैं दोस्तों, बल का नियम, क्योंकि इस नियम के माध्यम से बल की व्याख्या होती है या इस नियम के माध्यम से बल की परिभाषा का पता चलता है। चलो देखिए कैसे। गति का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं बीच में, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अच्छे से समझ में आ गया तो आपको गति का द्वितीय नियम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है, सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग या संवेग के नाम से इसको जाना जाता है मोमेंटम। लाइनर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? एक सिंपल सी बात है, ठीक है। एक भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है, या ये कह लीजिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि मोमेंटम क्या है। एक इवेंट कह लीजिए इसको, एक ऐसी सिंपल सी इवेंट है जो आपकी दैनिक जीवन में प्रतिदिन काम आती है, जिसको मोमेंटम कहा जाता है। अब सर ये तो हो गई नॉर्मली बात कि मोमेंटम दैनिक जीवन में काम आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका कैसे करते हैं, मोमेंटम है क्या। तो प्यारे बच्चों, मोमेंटम को पढ़ने के लिए अपने 2 भौतिक राशियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। एक तो वस्तु का द्रव्यमान, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉस कहते हैं, और दूसरा वस्तु का वेग या जिसे वेलोसिटी कहा जाता है। दोनों ही के बारे में अपने अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, दोनों ही भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों। अभी अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो देख लीजिए। रेखीय संवेग का मतलब होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग, वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है।
दोस्तों एक ही लाइन की परिभाषा है, सिंपल सी बात समझ कर चलनी है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल मल्टीप्लाइड मास एंड वेलोसिटी टू एनी ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट को मोमेंटम करवा रहे हो, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, तो उसका द्रव्यमान मास मल्टीप्लाई वेग कर दीजिए तो P मोमेंटम उसके अंदर पैदा हो जाएगा, या ये कह सकते हैं P संवेग उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो P बराबर m गुना v, P बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो बात समझ में आई क्या दोस्तों? द्रव्यमान जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी बॉडी का द्रव्यमान जो होता है साथियों, जिसको मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट चेंज। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का नहीं बदलता, लेकिन जो वेग है यह एक परिवर्ती राशि है, यह परिवर्तित होता है, यह समय के साथ चेंज होता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो P बराबर m इंटू वी, यहाँ से अपने इसका मात्रक यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा साथियों? m द्रव्यमान को kg से रिप्रेजेंट करते हैं और वेग वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है साथियों? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक अपने पास क्या आ गया? kg गुना मीटर प्रति सेकंड, kg गुना मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये ध्यान रखना है। संवेग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, वो ध्यान में रखिए। देखो, अपने फिजिक्स की भाषा में ये पढ़ लिया कि किसी वस्तु का सर द्रव्यमान है, उस वस्तु में वेग उत्पन्न हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, उसकी गणितीय रूप आ जाएगा और वो P के इक्वल होगा। सर P जो होता है वो फिजिक्स के अंदर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है या संवेग के नाम से जाना जाता है, सो ऑन एटसेट्रा। तो बहुत सारी बातें अपने इसके अंदर कर चुके हैं, लेकिन सर इसको दैनिक जीवन के उदाहरण से अगर जोड़ें तो कौन सा उदाहरण इसके अंदर सेट बैठेगा? जो मोमेंटम होगा वो किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी बॉडी के अंदर उत्पन्न होगा। तो ये ध्यान से देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक सड़क है और सड़क पर दो वाहन है, सड़क पर दो वाहन है। ध्यान रखना इस बात का। एक वाहन को अपने ट्रक का नाम दे दिया, ट्रक है, और दूसरी वस्तु वो कार है साथियों, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान m है और वेलोसिटी वेग से चल रही है, v वेग से दोनों ही क्या है? गतिमान है। तो साथियों सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि किसी कार और किसी ट्रक को अगर दोनों ही वस्तुओं को एक समान समय से समान वेग से गतिमान करवाया जाए, समान समय से समान वेग से गतिमान करवाया जाए दोस्तों, तो ट्रक को गतिमान होने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है दोस्तों। आपने एक नॉर्मली बात दैनिक जीवन में देखी होगी, कभी भी ध्यान देना, कभी भी चीज़ों पर ध्यान देना दोस्तों, कि एक कार और एक ट्रक जब दोनों ही एक साथ एक ही टाइम ऑफ व्यू पॉइंट पर जब चलना प्रारंभ करते हैं तो दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले जब चलेंगे तो कार आगे निकलने का प्रयास करेगी या ट्रक? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सर कार। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कम है। किससे कम है? ट्रक से कम है। तो एक बात और सामने आ गई, क्या कि यदि किसी वस्तु का मास अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, उस वस्तु का संवेग भी अधिक होगा, अर्थात वस्तु को चलने के लिए अधिक संवेग की आवश्यकता होगी। किस वस्तु को चलने के लिए? जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है। तो द्रव्यमान अधिक है तो वस्तु का संवेग भी वहाँ क्या होगा? अधिक होगा, अर्थात अधिक संवेग की आवश्यकता होगी। तो दोनों रुकेंगे कौन पहले? अब ये भी तो बात आई ना। तो रुकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता किसको पड़ेगी? ट्रक को। कार तो तुरंत रुक जाएगी, कार जब स्पीड भी पकड़ेगी तो तुरंत पकड़ेगी। ट्रक है वो धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगा, एक बार वेग पकड़ गया तो काफी समय दूर जाकर रुकेगा, है ना। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा है और इसको मोमेंटम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, अर्थात अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो संवेग से रिलेटेड हैं दोस्तों, संवेग से संबंधित हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। यहां तक बात समझ में आई क्या संवेग के बारे में? ओके सर। रेखीय संवेग के बारे में आपने पढ़ लिया।
अभी अपने बात कर रहे हैं दोस्तों गति के द्वितीय नियम के बारे में। सर इसको बल का नियम ही क्यों कहा गया? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति के द्वितीय नियम की थ्योरी अपने को क्या कहती है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 ही लाइन का नियम है दोस्तों, ध्यान रखना। किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लगाए गए बल के समानुपाती होता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। सबसे मुख्य बात क्या है कि बल की दिशा किधर होगी दोस्तों? बल की दिशा उधर होगी जिस तरफ संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की दिशा में ही बल की दिशा होगी। ये बात भी ध्यान रखना। सर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। बल को F से फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, समानुपाती। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग है दोस्तों P, परिवर्तन का मतलब डिफरेंस, और परिवर्तन की दर हमेशा किसके अनुरूप होती है? टाइम के अनुरूप होती है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो F समानुपाती dP अपॉन में dt। दोस्तों ध्यान रख लेना, कभी भी परिवर्तन की दर लिखा आ जाए, मैं बार बार आपको समझाता हूं, अपने सेकंड मोशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, परिवर्तन की दर जो होती है वो हमेशा समय, टाइम के अनुरूप होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि F है वो समानुपाती है dP अपॉन में dt। इतनी बात समझ में आई क्या? कहने का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे दोस्तों कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अर्थात किसी वस्तु का अगर आप बल बढ़ा दीजिए, या ये कह दीजिए कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन बढ़ा दीजिए, तो बल उतना ही लगाना पड़ेगा। अब संवेग क्या होता है? m × v। अब संवेग में भी कौन सी राशि परिवर्तित होगी? अभी बताया था, वेग। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान तो नियत है, कांस्टेंट है। तो द्रव्यमान एक नियत राशि है, तो बदलेगा क्या? वेग। अर्थात किसी वस्तु को अधिक, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा वेग देने के लिए बल भी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। जितनी वस्तु ज़्यादा भागेगी उतनी फोर्स उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना फोर्स ज़्यादा देंगे वस्तु का वेग भी क्या होगा दोस्तों? उतना ही अधिक होगा। अर्थात उसका संवेग में जो परिवर्तन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समानुपाती का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी दोस्तों? डिक्रीज होगी या घटेगी। तो ये 2-3 मुख्य बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अपने आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए m, अब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा k। dP अपॉन में dt ऐसे का ऐसा पड़ा है दोस्तों। यहाँ जो k है वो नियतांक है। नियतांक का मतलब नियत प्लस अंक, जिसका अंक क्या हो? नियत हो, जिसका मान हमेशा 1 हो, नियत हो। तो k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? F = dP अपॉन में dt। दोस्तों यहाँ P क्या है? P, चूंकि P = m × v। P यहाँ पर क्या संवेग है? m × v। तो P की जगह पर अपने क्या वैल्यू पुट कर देंगे? d। P की जगह पर अपने कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? यहाँ से शो करवा देता हूँ, mv। dt अपने पास ऐसे का ऐसा पड़ा है। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी बताया था कि वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता। तो द्रव्यमान एक अपरिवर्तित राशि है, द्रव्यमान को बाहर निकाल लिया। परिवर्तित राशि क्या है? dv, अंदर पड़ा रह गया dt ब्रैकेट के अंदर, सो ऑन दोस्तों। तो ये f के इक्वल आ गया। अब इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट यहाँ देख लीजिए,
m मल्टीप्लाई डी वी अपॉन में डी टी। डी वी अपॉन में डी टी दोस्तों, क्या ऐसी टर्म आपने पहले भी कभी पढ़ चुकी है क्या, पढ़ रखी है क्या? बिल्कुल पहले भी सर, बिल्कुल। डी वी अपॉन में डी टी का मतलब क्या हो गया? वेग में परिवर्तन की दर। और दोस्तों वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, या ये कह लीजिए डी वी अपॉन में डी टी होती है, वो किसके इक्वल होती है? त्वरण के इक्वल होती है, एक्सीलरेशन के इक्वल होती है। ये अपने मोशन चैप्टर के अंदर बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ा था इसको, ठीक है। तो डी वी अपॉन में डी टी क्या हो गया? एक्सीलरेशन, त्वरण। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे? त्वरण। एफ इज इक्वल टू एम तो पढ़ा ही है बाहर, तो इसकी जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए। तो इसकी जगह पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई में ए। तो बल का फॉर्मूला क्या यही पढ़ा है बुक में क्या? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ बराबर में एम गुणा ए। अर्थात क्या है कि जो बल होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल एफ इज इक्वल टू एम क्रॉस ए। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, यहाँ तक आपका द्वितीय नियम क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसीलिए बल का नियम कहा गया, क्योंकि ये बल की परिभाषा को यहाँ प्रतिपादित करता है। दोस्तों समझ में आई क्या बात? बिल्कुल आई सर, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से देखना एक दो बार, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलो अपने आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, इसके बेस पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दो चार बातें पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे बल के बारे में दो चार मुख्य बिंदु हैं। यहां देखिए दोस्तों, अभी आपने बताया कि सर F इज इक्वल टू एम क्रॉस ए होता है, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर यहां द्रव्यमान जीरो कर दूं, होगा नहीं। द्रव्यमान शून्य होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया द्रव्यमान परिवर्तित राशि नहीं है, बदलती नहीं है, अपरिवर्तित राशि है, ध्यान रख लेना। त्वरण का मान शून्य कर दूं, a इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू जीरो यहां रखूंगा तो ये पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी? जीरो। तो बल का मान क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर त्वरण शून्य कर दिया जाए तो वस्तु का वेग क्या होगा? नियत। वेग नियत होगा तो वस्तु क्या होगी? विरामावस्था में। वेग नियत होगा तो वस्तु क्या कह सकते हैं? विरामावस्था में है। सर कैसे? क्योंकि वस्तु तो नियत है, वेग भी उसका नियत है। त्वरण जब शून्य हो गया तो वेग नियत हो जाएगा, वेग नियत होगा तो वस्तु चलेगी नहीं, अर्थात बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा तो वस्तु क्या है? एक रेस्ट कंडीशन में है, वो बॉडी एक विरामावस्था के अंदर पड़ी रहेगी। तो बल का मान क्या आएगा? यहाँ पर जीरो। ये चीज ध्यान रखना, त्वरण शून्य करते ही बल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, अर्थात वेग का मान नियत हो जाएगा और वस्तु क्या आ जाएगी? रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, विरामावस्था में आ जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके अंदर, ध्यान में रखना दोस्तों। द्वितीय नियम के बारे में इतनी सी बात हुई क्या? बिल्कुल हुई सर। अब अपने आगे पढ़ रहे हैं तृतीय नियम। देखिए गति का जो तृतीय नियम था, छोटी सी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़ी ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है। गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा गया। दोस्तों थर्ड लॉ के बारे में अगर बात की जाए तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि समान दिशा में क्रिया, किसी वस्तु द्वारा समान दिशा में क्रिया परंतु विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी वस्तु के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, समान दिशा में क्रिया हो रही है, तो उसके परस्पर, उसके विपरीत दिशा में क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। हमेशा ध्यान रख लेना। सबसे महत्वपूर्ण इस पर उदाहरण है वो है बंदूक का। जब दोस्तों आप बंदूक चलाते हो, जब आपके हाथ में ट्रिगर होता है, ट्रिगर जैसे आपने दबाया दोस्तों, शूट किया जैसे ही, तो आप एक चीज़ महसूस करते होगे कि गोली जैसे ही बंदूक से बाहर निकली तो झटका जो पीछे की ओर है वो आपके कंधे को लगता है, अर्थात कंधे को पीछे की ओर, कंधा क्या हो जाता है आपका? मूव हो जाता है। वो बंदूक है वो कंधे को पीछे की ओर मूव करती है। कहने का तात्पर्य क्या है? गोली ने समान दिशा के अंदर क्या की? क्रिया की, और बंदूक ने अपनी प्रतिक्रिया कहाँ प्रदर्शित की? विपरीत दिशा में। तो सबसे अच्छा उदाहरण
इसके अंदर सबसे मुख्य बात कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं या कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। नंबर 2 बात, दूसरा बिंदु, क्रिया प्रतिक्रिया का मैग्नीट्यूड, परिमाण बराबर रहता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा बिंदु क्या है कि तृतीय नियम के अंदर जो क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, वो हमेशा क्या रहता है दोस्तों, बराबर रहता है, एक जैसा रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये था तीसरा नियम। उदाहरण के तौर पर तैराकी का उदाहरण ले सकते हो। तैराक है, जब किसी पानी में जब तैरता है तैराक, या गोताखोर जब तैरते हैं तो अपने हाथों को आगे हिलाते हैं और पाँवों को पीछे इस प्रकार से हिलाते जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हाथों के द्वारा जब पानी के अंदर क्रिया होती है तो उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रही होती है, प्रतिक्रिया हो रही है पैरों के द्वारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग जो है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग है, वो इसी उदाहरण को रिप्रेजेंट करता है। किस नियम को रिप्रेजेंट करता है? तृतीय नियम को रिप्रेजेंट करता है। तो बात समझ में आई क्या दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से रहती है। कंप्लीट हुई बात। तो संवेग के बारे में पढ़ा, ठीक है, बल के बारे में पढ़ा, कहने का तात्पर्य है बल का नियम पढ़ा, ठीक है, और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा। अब इस पर बेसिस एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लीजिए दोस्तों, परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो ध्यान में रखना न्यूमेरिकल किस प्रकार से आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है। 5 न्यूटन का बल, 0.5 न्यूटन का बल, 0.5 न्यूटन का फोर्स है, बल है, वो किसी वस्तु पर कार्य करता है तथा वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? देख लीजिए दोस्तों, कभी कभी आपकी जो टेक्निकल लेवल की परीक्षाएं हैं उनमें इस पर बेस्ड जो आपके मैकेनिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं और आपकी परीक्षाओं के अंदर आए बार 1 या 2 न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों 5 न्यूटन का बल, 5.5 न्यूटन का बल है, वो 1 kg मोस, मतलब 1 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्यरत है। तो वस्तु का त्वरण क्या हो गया दोस्तों? अभी पढ़ा था F = m × a। बल है वो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो यहाँ से त्वरण की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, a = फाइंड आउट, ठीक है ना। तो फाइंड करनी है दोस्तों, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन इज इक्वल टू मोस कितना है? 1 kg मल्टीप्लाई a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0.5/1। तो त्वरण कितना आ गया दोस्तों? 0.5 का 1 के अंदर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 ही तो आ जाएगी, 0.5, ठीक है। 1 का डिवाइड करते हैं 0.5 आ जाएगी। यहाँ से अगर पॉइंट रिप्लेस करना तो डिवाइड में कितना लगा सकते हैं अपने? डिवाइड में कितना पॉइंट यहाँ से रिप्लेस करेंगे? डिवाइड में 10, 5 को 10 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 या आधा या हाफ। तो त्वरण कितना आ गया? 1/2 kg है, kg/s², ठीक है ना। मीटर/s², बिल्कुल, kg तो द्रव्यमान है ना, तो यहाँ से त्वरण कितना आ जाएगा? ½ मीटर/s²। तो उस वस्तु का जो त्वरण है वो कितना कार्य करेगा दोस्तों? 1/2 मीटर/s², ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफ कह सकते हो या 0.5 कह सकते हो। तो 0.5 आपका क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। तो त्वरण आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। त्वरण आपको गिवन है, अगर फोर्स आपको गिवन है मतलब दिया जाए तो यहाँ से मोस आप निकाल सकते हो, द्रव्यमान निकाल सकते हो। अगर आपको द्रव्यमान की वैल्यू दी जाए, त्वरण की वैल्यू दी जाए तो आप फोर्स अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान में रखना।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स या जिसे हिंदी में कहते हैं आवेग, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों फिजिक्स के अंदर, आवेग। देखिए आवेग के बारे में अगर अपने डिस्कस करें दोस्तों, तो आवेग के अंदर अपने क्या लिखेंगे कि बड़ा बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बड़ा बल F यदि डेल्टा टी समय तक, बताएंगे इसके बारे में, समय तक लगता है तो वस्तु के वेग में पर्याप्त परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग में क्या होता है? पर्याप्त परिवर्तन। इम्पल्स है तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू बड़ा बल एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, क्या है? समय में परिवर्तन, डेल्टा दर्शा रहा है समय अंतराल। तो आवेग क्या होगा? किसी वस्तु पर लगने वाला बड़ा बल एफ अल्प समय तक, या डेल्टा टी समय यहाँ पर क्या है? अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम समय, बहुत ही थोड़े समय तक, ठीक है ना। तो अल्प समय तक जब लगता है तो वस्तु के वेग में क्या होता है? पर्याप्त परिवर्तन होता है। तो वस्तु पर लगने वाला बड़ा बल F और समय अंतराल डेल्टा टी का गुणनफल किसके बराबर होता है दोस्तों? आवेग के बराबर होता है। ध्यान दीजिए कैसे। सबसे मुख्य बात, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपने क्रिकेट के अंदर। दोस्तों जब क्रिकेट के अंदर जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है और बॉलर जब बॉल फेंकता है दोस्तों, तो एक चीज़ नोट कीजिए, वहाँ आवेग उत्पन्न होता है, इम्पल्स की घटना होती है। सर कैसे होती है? कि जैसे ही उसने अपने वेग से, ठीक है, अपने अत्यधिक वेग से या कैसे भी जब अपने वो बॉल फेंकता है, तो वो बॉल जो होती है दोस्तों, वो बैट्समैन के बल्ले पर जब टच होती है तो वो क्या पूरे समय तक टच होती है? क्या बॉल टच हुई, जैसे ही बल्ले पर बॉल टच हुई तो बॉल वहाँ रुक गई, तो फिर वो धीरे धीरे उठाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं। जैसे ही बल्ले पर बॉल लगी तो बॉल लगते ही कम समय के लिए आपने उठा दिया। बल्ले पर बॉल टच हुई और टच होते ही आपने बॉल को उठा दिया। कहने का तात्पर्य है कि वो वस्तु पर जो समय लग रहा था वो बहुत ही अल्प समय लग रहा था। अल्प समय पर वस्तु कार्य कर रही थी और बल क्या था? बहुत बड़ा था, क्योंकि बहुत तेजी से बॉल आ रही थी और बॉल जैसे ही टकराई बल्ले पर तो बल बहुत ज़्यादा लगाया और बहुत ज़्यादा बल था। वो कितने समय के लिए लगा? अल्प समय के लिए लगा। तो उस वक्त जो वस्तु के अंदर पैदा हुआ वो क्या हुआ? इम्पल्स हुआ, आवेग हुआ। तो सबसे अच्छा उदाहरण है आवेग का क्रिकेट। नंबर 2 बात, यूनिट की अगर बात की जाए, मात्रक की बात की जाए, तो बल को न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का मतलब हमेशा सेकंड होता है। तो यूनिट क्या आ गई दोस्तों? न्यूटन गुना सेकंड। यूनिट क्या आ गई? न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना दोस्तों। सबसे दूसरी मुख्य बात इसकी क्या है सर? कि समय अंतराल का मतलब क्या हो गया? कि जब वस्तु के अंदर जो पहला समय था, ठीक है, कि जिस समय से वस्तु अपने वेग से चल रही थी, ठीक है ना, तो वेग से जब वस्तु चल रही थी तो जब वस्तु उस बल्ले पर टकराई तब समय, तो वो समय जहाँ से बॉल फेंकीगी और जब बॉल टकराई ये समय, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर जो समय का अंतराल है उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है इसकी? दूसरी डेफिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, संवेग में वो परिवर्तन होता है वो किसके इक्वल होता है? आवेग के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आवेग की। यह भी डेफिनेशन पढ़ी जाती है किताबों में कि संवेग में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आवेग के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। वस्तु के वेग में पर्याप्त परिवर्तन, कि जब वस्तु आपने डाली, बॉल जब डाली तब वस्तु का वेग था और जैसे ही बल्ले पर टकराई तब वस्तु का वेग था। क्या दोनों ही स्थितियों के अंदर वेग बराबर था? क्या नहीं। क्या पता कि जिस समय बॉल टकराई और बल्ले से उठाएगी वो ज़्यादा तेजी से स्टेडियम से बाहर गई, या जब बॉलर ने बॉल फेंकी वो ज़्यादा तेजी से थी। तो दोनों स्थितियों के अंदर क्या है दोस्तों? वेग में परिवर्तन है। तभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा गया, ये लाइन लिखी गई है कि वस्तु के वेग में पर्याप्त परिवर्तन, वस्तु के वेग में पर्याप्त परिवर्तन। तो आवेग के बारे में पढ़ा क्या दोस्तों? समझ में आई बात? बिल्कुल ठीक है। फिजिक्स कोई डिफिकल्ट नहीं है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है दोस्तों। बस इसको अपने जीवन से रिलेट करके अपने को लर्न करना है, याद करना है सिंपल भाषा में। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही वर्क करेंगे कंप्लीट।
ठीक है, फिजिक्स का। कल पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपने कल पढ़ेंगे एक अलग से टॉपिक इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट घर्षण बल या घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अन्य साथियों तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों, सपोर्ट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ठीक है, ताकि डेली आपको नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियोस आपकी तरफ आती रहे, है ना। तो ये चीज़ भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।